हेलो एवरीवन, दैट्स मी तमन्ना। और आज का सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैंने आपको इस पे एक क्लास पहले से ले ली है जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन या आप कह सकते हैं स्कोप पढ़ाया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज है दूसरा यूनिट। आपको बुक्स में ये यूनिट 2 के नाम से शायद मिलेगा। मैंने बच्चों से बोला था मुझे सिलेबस शेयर कर देना, आप लोगों ने नहीं फॉरवर्ड किया, तो मैं अपनी तरफ से जितना मुझे समझ आया कि इसमें क्या क्या और इंक्लूड किया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से इंक्लूड कर रही हूँ। तो अगर कुछ रह जाए, कुछ मिस हो जा रहा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी देती हूँ। मैं क्लास के लास्ट में बिल्कुल आपको एक पिक्चर मिलता है जिसमें टेलीग्राम आईडी से लेकर आपको वेबसाइट, उसके अलावा मेल मिलेगा आपको चैनल का, उसके अलावा आपको मेरा इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाएगा। जब आप चैनल के डिटेल्स में जाओगे, अबाउट में जाओगे, तो आपको इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाएगा, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर कुछ रह जा रहा है और आपको कोई और डाउट्स है, कोई और क्लासेस चाहिए, कोई और इशू है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई न्यूमेरिकल या कुछ भी, तो आप मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज प्लीज अगर किसी के पास प्रॉपर सिलेबस है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, तो प्लीज शेयर कर देना ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर पाऊं आगे के क्लासेस। तो ठीक है, बात कर लेते हैं फर्म से रिलेटेड। फर्म, आज हम फर्म को स्टडी करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके अंदर फर्म को कैसे स्टडी करोगे आप? इससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स, ऑब्जेक्टिव्स और डिसीजंस वाले इश्यूज को स्टडी करके। जब फर्म की बात हुई है तो फर्म को क्लासिफाई कर लो। एक होती है प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, पता ही है, जो पब्लिक नहीं होती वो प्राइवेट होती है। जी हाँ, ये डेफिनेशन मैं नहीं दे रही हूँ, ये आपको लॉ में मिलता है डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नहीं सॉरी, प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, वो पब्लिक कंपनी होती है। जो, और अगर वो पूछ ले प्राइवेट कंपनी कौन सी है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो अगर फर्म्स की बात कर ली जाए तो प्राइवेट सेक्टर फर्म, पब्लिक सेक्टर फर्म, जॉइंट सेक्टर फर्म्स हो सकती है, मिलकर भी चला लेते हैं ना। नॉन प्रॉफिट फर्म्स, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाई जाती, जिनका काम ही होता है चैरिटी करना। उसके बाद आ जाती हैं फर्म्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओनर्स की बेस पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे 1 पर्सन कंपनी होती है, एक अकेला इंसान भी अपने नाम पर कंपनी रजिस्टर करा सकता है, इसको ओपीसी बोल देते हैं शॉर्ट में हम। उसके बाद मिलती है पार्टनरशिप, जिसमें मिनिमम 2 लोग या 2 से ज्यादा, 2+ होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, राइट। उसके बाद होते हैं कॉर्पोरेशन होती है। तो ये आप कॉर्पोरेशन ऑनर्स के बेसिस पर आप 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। उसके आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, उसके बाद स्टार्ट होगा चैप्टर। अभी के लिए अगर मैं बेसिक क्लियर करा रही हूँ एक बारी आपको। प्रॉफिट है, उसके 2 रोल होते हैं किसी भी फर्म में। एक तो प्रोड्यूसर्स को ये बताता है कि उन्हें कितना ज्यादा कम करना है या ज्यादा करना है अपने आउटपुट को, जो प्रोडक्शन है उसको कितना बढ़ाना चाहिए या कितना घटाना चाहिए, और किस टाइम पर उन्हें ये लगे कि भाई प्रॉफिट आ नहीं रहा है, इसका मतलब बिजनेस बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, शटर डाउन। तो प्रॉफिट से ही समझ आता है उन्हें। प्रॉफिट उन्हें सिग्नल दे देता है, साइन दे देता है कि अब आपको अपना प्रोडक्शन और बढ़ा लेना चाहिए, या अब आपको प्रोडक्शन जितना कर रहे हो ना कम कर दो, आपका प्रॉफिट आ नहीं रहा है, या फिर अब बस दुकान बंद करके घर चले जाओ, नहीं चलेगा। ये पॉइंट नहीं है, ये उसी का है, गलती से रह गया बुलेटिस के सामने। नेक्स्ट है प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड एक तरह से। किस लिए? भाई ऑनर ने अपनी मेहनत लगाई है बिजनेस में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है आपको? लैंड को क्या मिलता है? आप कहोगे मैडम को स्पेलिंग भी नहीं आती है। ऐसा नहीं है, आती है मेरे, कभी कभी ये मेरी बात नहीं मानता है, ढंग से लिखता नहीं है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। उसके बाद कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जल्दी जल्दी बताइए। वर्कर्स को क्या मिलेगा? या आप बोलो लेबर को। लेबर को क्या मिलेगा रिटर्न में? उसको मिलेगा क्या? वेजेस मिलेंगे। जमीन को रेंट मिल गया, वर्कर को या लेबर को वेजेस मिल गई, कैपिटल भी तो लगाई होगी। बिजनेस ऐसे ही थोड़ी शुरू हुआ होगा, कुछ पैसा भी खर्च किया होगा, कुछ रिसोर्सेज लगाए होंगे, उनको क्या मिलेगा बदले में? इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ओनर ने अपनी मेहनत लगाई है, एंटरप्रीन्योरशिप। तो एंटरप्रीन्योर को क्या मिलता है? उसने रिस्क लिया है, तो रिस्क के बदले में उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। भाई कहीं और काम करता तो भी तो कुछ कमाता ना वो। अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, कहीं और जॉब करता, तो उसे कोई सैलरी मिलती। अब वो जॉब नहीं करे, सारी मेहनत उसने इसी बिजनेस को दी, तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। उसने रिस्क लिया, उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको क्या मिलती है? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट मिलती है। तो प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है, इनाम है। किसके लिए? ऑनर के लिए। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क लिया है, इनोवेशन किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी मेहनत के बदले में उसे प्रॉफिट मिलेगा।
फिर है फर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, फर्म की ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजर्स ऑन यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, मैनेजर का खुद का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना, मेकिंग अ सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ प्रॉफिट, फिर लॉन्ग रन सर्वाइवल, लंबे वक्त तक मार्केट में बना रहना है आपको, एंट्री प्रिवेंशन एंड रिस्क अवॉइडेंस, कि हर कोई मैं जो कर रहा हूँ वही बिजनेस ना शुरू कर ले, उसके लिए मेरी कोशिश ये रहेगी या तो मैं कुछ लाइसेंस पेटेंट्स वगैरह की कोई ऐसा बैरियर लगा दूं हर कोई मेरे मार्केट में ना आ पाए, हर कोई मेरे वाला बिजनेस स्टार्ट ना कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी फर्म के। किस किसने दिए थे ये ऑब्जेक्टिव्स? या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये ऑब्जेक्टिव्स किस किसने दिए थे, अदरवाइज मैं आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव्स किस किसने दिए थे। यूजीसी नेट में आपको मिल जाता है, इसमें से क्वेश्चन पक्का मिल जाता है, कभी ना कभी तो आता ही है, अभी भी आया शायद पीवाईक्यू में, एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, पूछ लिया ये ऑब्जेक्टिव किसने दिया था। नेक्स्ट है ये डिफिकल्टीज, फर्म्स जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं डिसीजंस लेते वक्त, एक तो रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। क्यों? मार्केट में बहुत सारे इनपुट्स अवेलेबल है, बहुत सारी मशीनरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन लिमिटेड और फिक्स्ड क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, कि अच्छे स्किल्ड वर्कर्स, अच्छा काम जानने वाले वर्कर्स, रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, बाहर से मंगवाया गया, विदेश से मंगवाया गया रॉ मटेरियल, या बहुत हाई टेक जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगवाई कोई मशीनरी, तो ये सब अवेलेबल इजीली तो नहीं होगा, और अगर है तो भी बहुत हाई कॉस्ट पर अवेलेबल होगा। कोई अच्छा वर्कर ऐसे थोड़ी आपके पास काम करने आएगा, उसको बहुत मार्केट में जो सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करेगा वो आपसे, तभी आपके पास आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो ये सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है किसी भी फर्म को। उसके बाद आती है लीगल डिफिकल्टीज, क्या हो सकती है कि हर इंडिविजुअल और फर्म को कुछ लॉज होते हैं, स्टेट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लॉज होंगे, लोकल गवर्नमेंट के कुछ लॉज होंगे, वो सबके सब लॉज को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज उनके अगेंस्ट केस हो जाता है। जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉ है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लॉज है, आप ऐसे किसी को बिना नोटिस पीरियड के निकाल नहीं सकते हो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अगर आपकी फैक्ट्री से कुछ वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो उसको कैसे डिस्पोज करोगे, डायरेक्ट थोड़ी आप नदी में छोड़ दोगे कि यमुना को गंदा कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको उस वाटर को पहले ट्रीटमेंट प्लांट खोलना पड़ेगा, उस वाटर जो भी वेस्ट मटेरियल आप फेंकने वाले उसको पहले अच्छे से डिस्पोज करेंगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, एनवायरमेंट को हार्म करोगे, और अगर आपने एनवायरमेंट को हार्म किया तो आपकी फैक्ट्री तक पे ताला लग सकता है। उसके बाद आती कुछ मोरल डिफिकल्टीज होती हैं, मतलब ये इलीगल तो नहीं है अगर आप कुछ करो तो, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब अगर आप ये नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है मोरली कि भाई आप सोसाइटी में बिजनेस चला रहे हो ना, आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी की तरफ, है ना। या तो आप चैरिटी करो, वहां पे स्कूल्स खोलो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। अगर आप लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो, बाहर से दूसरे देशों से आपने वर्कर्स बुला रखे, एम्प्लॉयज बुला रखे, उनको काम दे दिया, जबकि आप यहाँ इसी जमीन पर आपने फैक्ट्री खोल रखी है, हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो, हमारे रिसोर्सेज ले रहे हो, उसके बाद भी आपने रोजगार किसको दे दिया, बाहर के लोगों को दे दिया। आजकल स्टेट्स क्या कर रहे हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी वो हमारे ही स्टेट के लोगों को वर्कर रखेंगे, अदरवाइज बंद कर दो, आप फैक्ट्री नहीं चलाओगे। ये तो रूल बना दिए, वरना अगर रूल नहीं भी है तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है आप आसपास के लोगों को रोजगार दोगे, है ना, आप कुछ चैरिटी करोगे, आसपास नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं आपके अगेंस्ट केस हो जाएगा, लेकिन करते हो आप क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि आप करो उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि उनके समाज में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, और फैक्ट्री में जो सामान बनेगा वो भी तो उन्हीं को बेचना है ना, तो उनके लिए कुछ नहीं करोगे तो आपसे सामान खरीदेंगे क्यों। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे फर्म ने कोई एग्रीमेंट कर रखा है पहले से ही, जो लॉन्ग टर्म लीज पे कोई बिल्डिंग ले रखी है, या लेबर यूनियन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका बर्बाद हो गया तो कल को बिल्डिंग खाली करनी पड़ जाएगी। लेबर यूनियन के साथ अगर आपकी बिगड़ गई तो लेबर्स क्या करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये सारी डिफिकल्टीज हर फर्म को फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आइए इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट पे, तो इसको डिवाइड करेंगे, दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, उसके बाद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, change in total cost as a result of change in level of output or investment. Change in total cost किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन
आउटपुट या प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में या इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ। उसके बाद है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज होता है प्रोडक्शन में या प्राइजेस में चेंज होने से। उसके बाद अ मैनेजर ऑलवेज डिटरमिन्स द वर्थ ऑफ डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया दैट IR ग्रेटर देन IC। मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो कैसे डिसीजंस लेगा, वो अपने डिसीजंस को इसी इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट के बेस पर लेगा। उसकी कोशिश रहेगी कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमेशा इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा रहे, यानी कि प्रोडक्शन में चेंज करने के बाद टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया है उससे ज्यादा चेंज किस में आना चाहिए, टोटल रेवेन्यू में। टोटल ठीक है, आपने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, आपकी टोटल कॉस्ट थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ना कॉस्ट। आपने भाई जब प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसके लिए अलग से वर्कर्स लगाए होंगे, अलग मशीनरी लगाई होगी, तो कॉस्ट बढ़ी। तो कॉस्ट तो बढ़ी, लेकिन साथ में आपने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, तो अब आप ज्यादा सेल्स करोगे तो आपकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। तो आपने क्या किया, आपने आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाया, उससे क्या हुआ, टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ी तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो आपकी कोशिश क्या है कि जितनी ये कॉस्ट बढ़ी है ना उससे ज्यादा रेवेन्यू बढ़ जाए, जितनी कॉस्ट बढ़ी है उससे ज्यादा रेवेन्यू बढ़ जाए। तो मैनेजर क्या डिसीजंस लेगा कि उसको इसी हिसाब से डिसीजंस लेगा कि जितनी उसकी कॉस्ट बढ़े उससे ज्यादा उसकी रेवेन्यू बढ़ जाए, जितनी उसकी लागत आए उससे ज्यादा वो कमाई कर जाए। ठीक है, कोई भी डिसीजन प्रॉफिटेबल कब होगा, जब रेवेन्यू में जो चेंज है वो कॉस्ट से ज्यादा है, यानी कि उसकी कॉस्ट से ज्यादा वो रेवेन्यू कमा रहा हो, जब रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट है ना। It reduces some cost more than it increases others. It increases some resources more than it decreases others. It decreases cost more than it decreases revenue. ये सब चीजें वही है, घुमा फिरा के कोशिश वही है कि कमाई ज्यादा हो खर्चा कम हो। मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, कमाई ज्यादा करनी है खर्चा कम करना है। उसके बाद आइए इनविजिबल हैंड पे। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नन अदर देन एडम स्मिथ, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या कुछ लोग उन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है द वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट की बात की, जब उन्होंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट, फंक्शंस ऑफ मार्केट, लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इन तीनों चीजों को कंसीडर करके उन्होंने इनविजिबल हैंड दे दिया। क्या होता है कि मार्केट विल रेगुलेट इटसेल्फ इफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर लेफ्ट टू एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। कि लोग कहते हैं ना कि डिसीजंस ऐसे लो कि देश की भलाई हो जाए। उन्होंने बोला इनविजिबल हैंड नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। अगर आप प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को ये नहीं बोलो कि देश के भलाई में फैसला लो, ये लो वो लो, अगर आप उन्हें अकेला छोड़ दो तो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा कि मेरा प्रोडक्शन बढ़े, मेरा रेवेन्यू बढ़े, मेरा प्रॉफिट बढ़े। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रॉफिट। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। उसके बाद आपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को अकेला छोड़ दिया है कि भाई तुम्हें जैसे फैसले लेने लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो कंज्यूमर क्या चाहेगा कि अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, कम से कम कीमत पर मिले, अच्छी क्वालिटी का सामान कम से कम कीमत पर मिले। तो क्या होगा, दोनों ने फैसला लेना शुरू किया, राइट, दोनों ने फैसला लेना शुरू किया। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के लिए उसने क्या किया, वर्कर्स लिए, उसने उनको काम दिया। अब वर्कर्स ने काम किया तो उनको बदले में क्या मिली, सैलरी मिली। जब उन्हें सैलरी मिली तो कौन थे वो लोग, भाई वर्कर्स घुमा फिरा के क्या बन जाते हैं, कंज्यूमर। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है ना, एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम है। तो ये जो प्रोडक्शन जो हुआ है, जो सामान बनाया गया है, वो बिकेगा मार्केट में, कौन खरीदेगा, जिन लोगों के पास इनकम आई है। तो जो इनकम उनके पास, वो खर्च करेंगे पैसा, वो किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास जाएगा। सामान आपने दुकानदार से सामान खरीदा, आपका तो खर्च हो गया पैसा, लेकिन दुकानदार के पास पैसा चला गया, वो पैसा कहाँ जाएगा, उसके पास जो लोग काम कर रहे होंगे, उसके वर्कर्स के पास गया। वर्कर्स ने वो पैसा लेके क्या क्या मार्केट में खर्च किया, क्योंकि उनको भी तो अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदना है। तो सबने अपने अपने हिसाब से अपने लिए फैसले लिए हैं कि कंज्यूमर ने फैसला लिया कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसने अपने हित में फैसला लिया। प्रोड्यूसर ने लिया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, उसने अपने फायदे में फैसला लिया है। दोनों ने अपनी अपनी सोची, लेकिन हुआ क्या,
कंट्री के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, कंट्री के अंदर ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, और एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम बढ़ती है, तो कंट्री के अंदर ज्यादा इनकम जनरेट हुई है। इससे क्या हुआ, ऑल ओवर इकोनॉमी को फायदा हो गया, पूरे देश को ही फायदा हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा हो गया। अगर कंज्यूमर पैसा ही खर्च नहीं करता, लेकर घर में बैठा रहता, तो प्रोड्यूसर किसके लिए सामान बनाता? भाई आप फैक्ट्री किसके लिए चलाओगे जब कोई सामान खरीदेगा ही नहीं? तो अगर दोनों अपना अपने फायदे का फैसला लेंगे तो भी क्या होगा, इन टोटल पूरी देश का ही फायदा हो जाएगा। तो एडम स्मिथ को क्या लगता था, पीपल, जो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में अपने फायदे के लिए फैसले लेंगे ना, वो ज्यादा मेहनत करेंगे एंड प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर्स वांटेड, और वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स वही प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कंज्यूमर्स को चाहिए, है ना। उसके बाद इनविजिबल हैंड इज स्टिल अ कॉमनली यूज्ड मेटाफर टू डिस्क्राइब द सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग है नेचर में। जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है ना मार्केट को, कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म जो मार्केट होता है कि कंज्यूमर और जो भी सेलर्स वगैरह है या फिर मार्केट फोर्सेस है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेती है। गवर्नमेंट नहीं बताती कि कौन सा सामान बनाना है, कौन सा सामान खरीदना है, कोई नहीं बताता। मार्केट वाला जिस सेलर है वो क्या देखेगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो वही सामान बनाएगा, और कंज्यूमर को पता है उसे क्या चाहिए। उसे गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि भाई नहीं तुम तो हर्बल प्रोडक्ट्स खरीदो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदो, ये सब मत खरीदो। गवर्नमेंट नहीं बता रही है, उसका जो मन करेगा वो खरीदेगा, वो जिस चीज की डिमांड करेगा प्रोड्यूसर उसे बनाकर देगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई आकर नहीं बता रहा है कि हमारी ये जिम्मेदारियां हैं इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, तुम ये करो वो करो। दोनों अपने अपने मतलब से फैसले ले रहे हैं, अपने फायदे में फैसले ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर, ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है कंट्री के अंदर, जिससे क्या हो रहा है, ऑल ओवर इकोनॉमी का लेवल बढ़ रहा है। Smith claimed that by pursuing their own interests, individuals frequently provide unintentional benefits to society. जब दोनों अपने अपने हित में फैसले लेंगे, अपने अपने फायदे वाले फैसले ले रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सोसाइटी का फायदा करा जाते हैं। उतना फायदा करा जाते हैं जितना वो चाह कर भी नहीं करा सकते थे ना, वो ना चाहते हुए भी उतना, जानकर भी जितना फायदा नहीं दे पा रहे थे पूरी सोसाइटी को, इकोनॉमी को, उतना वो अनजाने में उतना फायदा करा गए सोसाइटी का। इसीलिए इनविजिबल हैंड एग्जिस्ट करता है। उन्होंने बोला कि मार्केट को उसके अपने हाल पर छोड़ दो, अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को किंग माना जाता है कैपिटलिस्ट मार्केट में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर को राजा माना जाता है कि कंज्यूमर जो बोलेगा हम वही बनाएंगे, कंज्यूमर जो मांगेगा वही प्रोडक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम सिलेबस फिर से चेंज कर देंगे क्लासेस का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।